चलिए सभी लोग देखिएगा, प्रीएम्बल, भारत की प्रस्तावना से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे आज यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, प्रस्तावना आप लोग पढ़े हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर भारतीय संविधान की बात की जाए या फिर किसी पुस्तक की बात की जाए तो उस पुस्तक में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई होती हैं? उसके प्रीएम्बल में, उसकी प्रस्तावना में। जिस तरीके से किसी भी पुस्तक की प्रस्तावना उस पुस्तक के बारे में बताती है, बिल्कुल उसी तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित सबका एक छोटा सा खाका तैयार करके रखा गया है। ठीक है, समझिएगा, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, ये सबसे पहले जब हमारी संविधान सभा चुन करके आई थी, सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि संविधान सभा का गठन संविधान सभा कब चुन के आई थी, तो वर्ष 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा चुन करके आई थी। ठीक है, और किस मिशन में यह प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन ने परमिशन दी थी कि भारत में अब क्या होगा, संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का निर्माण होगा और वही क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा, और उसी ने किया भी। तो देखिएगा, जब जो प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल जो है वो संविधान के बिल्कुल एकदम आगे है, पहले पृष्ठ पे ही क्या है, प्रस्तावना है। अगर संविधान की आप अपनी बात करेंगे तो जब संविधान निर्मित हुआ था तो कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना था। तो देखिएगा, 6 दिसंबर को पहली सभा का गठन हो गया था और 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा यानी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, लेकिन 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सदन में, संविधान सभा में चुन करके क्या बनाए गए, उस सभा के सभापति, अस्थाई सभापति बनाए गए। ठीक है, कहाँ के? संविधान सभा के। और अगर मैं पूछूं संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो जब 11 दिसंबर के बाद अगली बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहली बार प्रस्तावना को यानी उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कहां पे? संविधान सभा में। प्रश्न पूछेगा, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किसने किया था? तो डॉक्टर कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद नहीं करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका किस दिन, इसका प्रस्ताव संविधान सभा में किस दिन लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो पास भी तो होगा, तो पास कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछेगा। तो 22 जनवरी वर्ष 1947 को हमारी उद्देशिका जो प्रस्ताव लाई गई थी वो क्या हो गई, संविधान सभा में पास हुई। इस तरीके से हमारे प्रस्तावना जो है 22 जनवरी 1947 को पास हुई। अब चलते हैं प्रस्तावना के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो देखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है, आप देखे होंगे, जब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही भाषा है ना। तो उसमें जो हम भारत के लोग दिया गया है, हम भारत के लोग दिया गया है, यह जो भाषा, ये जो लैंग्वेज है वो किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा हमेशा, ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। यूएसए की अगर राजधानी पूछी जाए तो वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, हम भारत के लोग के जस्ट बाद उसमें आता है, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्द आया ना, सॉवरेन स्टेट। पहली बात तो यह जान लीजिए, सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है, संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, संप्रभु राष्ट्र, आप उस राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र कहेंगे
जो राष्ट्र अपने देश के आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय, मतलब अपने अंदर देश के बाउंड्री के अंदर कोई भी निर्णय स्वतः लेता हो और देश के बाहरी यानी विदेशियों के साथ, विदेशी राष्ट्रों के साथ उसका संबंध कैसा रहेगा, ये दोनों निर्णय अगर राष्ट्र खुद से ले रहा है तो उस राष्ट्र को आप क्या बोलेंगे? संप्रभु बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड। आयरलैंड देख लीजिए, ब्रिटेन, ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, अभी भी है। ये देखिए आयरलैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एनी बेसेंट यहीं की थी। आगे चलते हैं। अब संविधान में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वीडियो बंद हो गया क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगली बात, हमारी जो प्रस्तावना है इसमें क्या कभी संशोधन हुआ है क्या? तो हाँ हुआ है। अब तक जब से संविधान बना है, निर्मित हुआ है, और वहां से लेकर के अब तक कितनी बार? मात्र एक बार संशोधन किया गया है। थोड़ा कोई कॉल कर देगा सर इनको। समझ में आ रहा है? कितनी बार संशोधन किया गया है जी? कुल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा जित था जी? 42वां संविधान संशोधन। वर्ष 1976 में प्रधानमंत्री कौन रहेंगी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहेंगी। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा जाएगा? 3 शब्द जोड़े जाएंगे। कितने शब्द जोड़े जाएंगे? कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा जाएगा आपकी प्रस्तावना में। और यह किस समिति की अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के प्रस्तावना में क्या जोड़ा जाएगा? क्या जोड़ा जाएगा? 3 शब्द जोड़े जाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, जब से संविधान बना है और अब तक कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए हैं? भूलेगा? प्रश्न किन किन तरीकों से बनेगा देखिएगा। प्रश्न पूछेगा, निम्न में से 4 शब्द दे देगा, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है? तो एक शब्द दे देगा समाजवादी, 4 और शब्द दे देगा। एक दे देगा अभिव्यक्ति, विचार, आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो कौन सा? प्रश्न बदल दिया। प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द बाद में नहीं जोड़ा गया है, पहले से जुड़ा हुआ था? उसमें दे देगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक पहले से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 शब्दों को रट्टा मार लेना, याद रख लेना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, कोई भी संशोधन होता है तो किसी समिति की अनुशंसा पर होगा। तो कौन सी समिति थी जी? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में क्या हुआ था? बदलाव हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री भारत की थी इंदिरा गांधी। अब सुनिएगा, इस 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहते हैं। मतलब अगर कभी पूछ दे किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की उपमा दी गई है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन जो वर्ष 1976 में लाया गया था, उसी को क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो सभी लोग। आगे चलते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस पर प्रभाव पहला है यूएसए का। संप्रभुत्व आयरलैंड से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। और उसके बाद हमारे संविधान पे 3 देशों की क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा है। 3 देश हैं। पहला, वीडियो बनत भैया, जब बोलूं तभी बोलिया करिए, आवाजियां मर्मरिंग करके जाएगी, इसको काटना पड़ेगा।
3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में। कौन कौन सा है? पहला देखिए, पहला फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजें ली गई हैं। पहला है स्वतंत्रता। क्या लिया गया है? स्वतंत्रता। दूसरा है समानता। दूसरा क्या है? समानता। और तीसरा है बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? यहां देखिएगा, 5 प्रकार की भारत में स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सा? पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा, हमारी प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मूल अधिकार की बात नहीं हो रही है, मूल अधिकार में स्वतंत्रता अलग दी गई है, लेकिन यहां पे कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। पहला है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है ये। दूसरा है समानता या फिर समता का अधिकार। समता, भारत में कुल कितनी प्रकार की समता रहेगी? तो समता की अगर बात की जाएगी तो भारत में 2 प्रकार की समता है। पहला है प्रतिष्ठा की समता, दूसरा है अवसर की समता। फिर देखिएगा, अगला है बंधुता। भारत में 1 प्रकार की बंधुता होगी। कितने प्रकार की? हमारी प्रस्तावना भारत को 1 प्रकार की बंधुता की बात करता है और वो है एकता और अखंडता। बंधुता की बात करेंगे तो सिर्फ 1 प्रकार की बंधुता है। कौन कौन सी? एकता और अखंडता। अब ये समझिए, कुछ लोग कहते हैं एकता और अखंडता तो 2 शब्द आ गया, तो हम भारत को 1 करोगे तब ना अखंड होगा। अगर 2 की बात की जाएगी तो 2 चीजें आपस में टूट सकती हैं। अगर 1 चीज है तो अखंड हो जाएगी ना। अखंड मतलब जो टूटे ना, बोलो। तो हम भारत को किस बंधुता में बांधना चाहते हैं? एकता और अखंडता की बंधुता में बांधना चाहते हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका। अमेरिकी क्रांति से हमने क्या लिया है? तो अमेरिकी क्रांति से हमने 2 चीजें ली हैं, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। रूसी क्रांति की बात की जाएगी तो आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता की अगर बात की जाए कि जो गरीब हैं उनको भी अमीर बनाने के लिए भारत सरकार क्या करती रहेगी? प्रयत्नशील रहेगी। जो गरीब हैं या फिर जिनके पास संसाधन का क्या है, केंद्रीकरण है, उसका बंटवारा कैसे हो गरीबों में, इसकी व्यवस्था कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी। ये प्रस्तावना में लिखा गया है। यानी रूसी क्रांति से हमने क्या लिया है? आर्थिक समानता की। चलिए आगे देखते हैं। यानी 3 क्रांतियों का भारत के संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ता है। पहला है फ्रांसीसी, जहां से स्वतंत्रता, समता और बंधुता ली गई है। अमेरिका, जहां से राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ली गई है। रूसी क्रांति से हमें क्या लिया गया है? आर्थिक समानता। फिर कह रहा है क्या क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है? क्या संविधान जो है, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है? तो देखिए, ये मैटर काफ़ी बार सर्वोच्च न्यायालय में उठा है। सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने पहला निर्णय दिया मदन गोपाल बनाम भारत संघ के निर्णय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? वर्ष 1957 ईस्वी के मदन गोपाल बनाम भारत संघ के निर्णय में। याद रहेगा ये प्रश्न कैसे पूछेगा? मदन गोपाल बनाम यूनियन संघ का निर्णय कब आया? तो वर्ष 1957 में। यह निर्णय किससे संबंधित है? प्रस्तावना से। समझ में आ रहा है? अगला दूसरा निर्णय उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में दिया। बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। किसमें कहा जा रहा है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल
1957 और फिर उसी के जस्ट बाद बेरूबाड़ी संघ। मतलब दोनों निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। और भाग नंबर 20 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया देती है, अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है ना, 368 में जो भाग नंबर 20 में 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो क्या कहता है, वो क्या बताता है? कहता है संविधान अपने किसी भी भाग में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है प्रस्तावना इसका अंग नहीं है। जब अंग ही नहीं है तो संशोधन कर ही नहीं सकते। बोलिए। लेकिन इसी के जस्ट बाद एक निर्णय आएगा 13 साल बाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती महोदय केरल राज्य के खिलाफ केस किए और इन दोनों के बीच के संवाद का जो निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बेंच वाला निर्णय कौन सा है? तो याद रखिएगा 13 जजों की बेंच बैठी थी कहां पे? और अब तक पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बेंच कौन सा बैठा है? केशवानंद भारती का केस है। और कितने जज बैठे थे यहाँ पे? 13 जजों का निर्णय है। तो देखिएगा केशवानंद भारती के केस में वर्ष 1973 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का अंग है। अपने ही निर्णय को क्या कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? पलट दिया और कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। आप ही बताओ, अगर संविधान का अंग है तो भाग नंबर 20 क्या कहता है? संविधान के पास, संसद के पास यह शक्ति होगी कि वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर दे? संशोधन कर दे। तो बताइए अब संशोधन किया जा सकता है ना प्रस्तावना में? और किया गया वर्ष 3 साल बाद। 3 साल बाद वर्ष 1976 में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। संशोधन किसमें किया गया? प्रस्तावना में। आगे चलिएगा, एक निर्णय और आएगा प्रस्तावना के संबंध में। एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का और आएगा, वो आएगा वर्ष 1995 में। कब आएगा? LIC बनाम यूनियन, यानी भारत संघ बनाम LIC का एक केस होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले वाले निर्णय यानी केशवानंद भारती वाले निर्णय में जो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसी निर्णय को फिर से देगी और कहेगी हाँ मैंने जो कहा था वो फिर मैं कह रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन जो केशवानंद भारती के बाद संसद ने संशोधन किया था प्रस्तावना में, अब संशोधन करने का अधिकार तो है संसद के पास, किंतु मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जाएगा। कहा जाएगा किंतु भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल ढांचे में परिवर्तन। देखो यहां पे देखो, केशवानंद भारती वर्ष 1973 में क्या कहा गया जी? संविधान का मूल ढांचा माना गया है। किसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। और कहा गया, इसी निर्णय में कहा गया कि मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा मतलब क्या? मूल ढांचा मतलब क्या? तो उसी में बताया गया है। मूल ढांचा मतलब सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब सभी वर्गों के लिए, सारे समाज के सारे लोगों के लिए क्या करने, सरकार क्या करे? न्याय की व्यवस्था। आर्थिक न्याय मतलब कोई एक वर्ग दबाया ना जाए, आर्थिक रूप से कमजोर ना किया जाए, हर वर्ग के पास पैसा हो। समझ में आ रहा है? और अगला कह रहा है राजनीतिक न्याय, हर जाति, वर्ग, धर्म का व्यक्ति राजनीतिक क्या करता रहे? प्रतिनिधित्व करता रहे। याद रहेगा? बोलो जी। ये भारत की संविधान की आत्मा है। आत्मा मतलब मूल ढांचा है। क्या है? केशवानंद भारती वर्ष 1973 संविधान का मूल ढांचा माना है। किसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। याद रहेगा? चलिए, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण 3 निर्णय आए हैं प्रस्तावना के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से वैसे तो 4 निर्णय हैं। कौन कौन सा? मदन गोपाल बनाम भारत संघ वर्ष 1957, दूसरा बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ वर्ष 1960, और तीसरा
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 और चौथा LIC बनाम भारत संघ वर्ष 1995। तो अब तक आपने देखा 4 प्रकार के निर्णय प्रस्तावना के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। एक, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कुल 1 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े जा चुके हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये करने वाली मैडम यानी प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय की अगर बात करूं तो ये संविधान कौन सा संशोधन था जी? 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अपने संविधान के मूल ढांचे को देख लेते हैं, प्रस्तावना की मूल ढांचे को देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे स्वतंत्रता कितनी दी गई है जी? 5 प्रकार की। पहले तो विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की, और 5वां अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है, स्वच्छंद है वो अपनी सोच के लिए। ठीक है, दूसरा जो वो विचार करता है उसे अभिव्यक्त करने की भी उसे क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। ये हमारी प्रस्तावना बता रही है। ठीक है, तीसरा कहता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है। ठीक है, आप उसे आबाद नहीं कर सकते कि देखिए हमारी पार्टी में विश्वास रखिए, उनकी पार्टी मत रखिए। हो सकता है वो आपके भी पार्टी में भी विश्वास रखता हो, दूसरे पार्टी में विश्वास रखता हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चौथा है धर्म की। अब जैसे पार्टी मतलब क्या? मान ला राज्य सरकार में हो सके तो सपा की वोट दे दे, केंद्र सरकार में हो सके मोदी की वोट दे दे, मन करता उल्टा कही डाला। समझ में आवत है? कांग्रेस को वोट दे दिया उधर और इधर दे दिया बसपा को दे दिया। कौन जरूरी है सपा के दी? बसपा के दे डाला, वो तो पार्टी है। मन कर भाजपा के दे डाला। मतलब आप विश्वास किसी में कर सकते हैं। आपका मन करे तो इस कोचिंग में पढ़िए, मन करे तो कहीं और पढ़िए। आप स्वच्छंद हैं, आपको विश्वास करने, आपको लग रहा है कि हाई मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ाओ थे, वहाँ जाके पढ़ा तो क्या लगा था ना, ही बढ़िया ना पढ़ाओ थे, दूसरा पढ़ाएंगे। जाइए आप, ना तो वो रोक सकता है ना तो ये रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी जा सकते, ये आपकी स्वतंत्रता में आता है। अगला पॉइंट है धर्म। धर्म, आप किसी भी आपको अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, छूट होगी। कौनो धर्म के माना, हिंदू धर्म मन करे हिंदू धर्म में रहा, मन करे मुस्लिम बना, मन करे क्रिश्चियन बना, मन करे ईसाई बना, मन करे पारसी बना, कुछ भी बना, क्यों रोके वाला ना है। खास करके भारत सरकार के जो नुमाइंदे होंगे, जो राज्य होगा, वो तो कतई नहीं रोकेगा। अगला पॉइंट है उपासना। आपको उपासना करने की जो आपकी पद्धति है वो आप स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार से आप अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, मन करे तो खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ ला, मन करे तो बैठ के पढ़ ला, समझ में आता कि ना, मन करे तो मंदिर में अपन उपासना करा, मन करे तो नमाज पढ़ ला कहीं, समझ में आता कि ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। फिर उसके बाद आता है न्याय। क्या आता है? भारत में न्याय कुल 3 प्रकार के दिए गए हैं। कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो हम जातिगत कुरीतियों में फंसे हुए थे। समझ में आ रहा है? तो समाज जो था हमारा वो कई वर्गों में बड़ा, एक बहुत उच्च वर्ग था, फिर उससे नीचे एक वर्ग था, फिर उससे नीचे वर्ग था, एक सबसे नीचे वर्ग था कि नहीं था? तो ये जो सामाजिक डिसबैलेंस था, इसको पाटने के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है सामाजिक समानता लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी जी? सामाजिक रूप से आदमियों को क्या किया जाएगा? वो कैसे होगा? तो भारतीय संविधान क्या कहता है? कहता है आर्थिक रूप से पहले समानता, आर्थिक रूप से क्या किया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा जी? सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय कैसे होगा? अभी फिर से बता रहा हूं, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? जब नीचे वाले को भी ऊपर वाले इतना सम्मान समाज में मिले। बोलो। फिर दूसरा कहता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय अगर बात की जाए तो आर्थिक न्याय में आप क्या देखते हैं? एक वर्ग के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, दूसरा वर्ग के पास पैसे ही ना हो, खाने के लिए वो मोहताज हो, तो कहां, क्या यहां पे आर्थिक न्याय है? नहीं। तो संपत्ति का ऐसा संतुलित बंटवारा होना चाहिए कि हर वर्गों के पास क्या हो? अर्थ हो,
पैसा हो, धन हो। अगला पॉइंट कहता है राजनैतिक न्याय। अभी पंचायत के चुनाव बहुत नज़दीकी से गुजरे हैं आप लोग, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जनरल सीटें थी तो सभी लोग लड़ रहे थे ना, कहीं पे महिलाएं थी, कहीं पे महिला सुरक्षित सीटें थी, कहीं पे ओबीसी थी, कहीं पे एससी थी, कहीं पे एसटी थी ना। इसका क्या मतलब है? सभी वर्गों को जो नीचे रूप से दबे हुए हैं उनको भी क्या किया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। कैसा न्याय? राजनैतिक न्याय दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समान रूप से न्याय मिलेगा। मतलब अगर प्रधानी के चुनाव हुई तो तहु के बराबर मौका मिली, हिनहु के बराबर मौका मिली और वर्मा जी की बराबर मौका मिली। अब इनमें से जेकर आदमी ज़्यादा हुई हैं वह बन जाए प्रधान। बोला ये तो होगा राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब दुकान खोलने का अधिकार उन्हों के पास है, उन्हों के पास है, उन्हों के पास है, इन्हों के पास है, हमरों के पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने अर्थ को बढ़ाने के लिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आप भी कुछ कर सकते हैं। किसी के साथ भेदभाव। पहला आपने देखा सामाजिक न्याय। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से देखा आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। समानता की बात की जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। कितने प्रकार की जी? कोई भी अगर प्रतिष्ठित पद निकलता है, आईएएस का, पीसीएस का, दरोगा का, पेट का, टेट का, कुछ भी निकलता है तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की बराबर समानता दी गई है। लेकिन बताइए, कुछ लोग कहेंगे सर जी तो हम लोगों को ये काहे नहीं दिया गया है? ओबीसी के लिए अलग से सीट काहे रिजर्व कर दी गई? एससी के लिए काहे अलग से सीट रिजर्व कर दी गई? एससी के लिए, एसटी के लिए क्यों रिजर्व कर दी जा रही हैं सीटें? तो सुनिए, अनुच्छेद नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया है जो आरक्षण होगा भाग नंबर 16 में दिया गया है ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये क्या माना जाएगा? अपवाद माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जो 10 वर्षों के लिए, जब संविधान बना था तब 10 वर्षों के लिए क्या था? लागू था। समझ आ रहा है? लेकिन वो अलग बात है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए जी? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला आता है बंधुता। क्या आता है? अब सुनो, भारत एक राष्ट्र है ना, सभी लोग अपने जाति की बात करोगे, उत्तर प्रदेश के नेता अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार वाले बिहार की बात करेंगे, झारखंड वाले झारखंड की बात करेंगे, तो भारत की बात कौन करेगा? तो यही प्रस्तावना कहती है कि भारत के भारतीय लोगों में एक प्रकार की बंधुता, भाईचारगी पैदा की जाने का कार्य सरकार करेगी। और वो कौन सी बंधुता है? एकता और अखंडता। याद रहेगा? एकता और अखंडता क्या है? बंधुता है। बंधुता ही ना, भाईचारगी में मतलब का बिरादरीवाद ना, कि चौरसिया जी हैं तो सोचो चौरसिया जी के क्या बैठी है ना, यादव जी हैं तो यादव जी के ना। ये एकता नहीं पैदा करनी है। आप भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, और दोनों भारतीय हैं। इस रिस्पेक्ट से आप एक दूसरे का क्या करिए? संबंध बढ़ाइए। इसी को क्या बोलते हैं? एकता और अखंडता। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कभी कभी एग्जामों में पूछा हुआ है कि हमारी प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? आपके प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहा है। किसे कहा है? प्रस्तावना को कहा है। वहीं अगर पूछा जाए क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते थे इसे? तो नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। दूसरा पॉइंट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब क्या होता है? चाबी। और अगर कह रहा है कि अगर पूरे संविधान को अगर आप ताला मान लें, क्या मान लें? लॉक मान लें, तो इसको खोला किससे जाएगा? किससे खोला जाएगा? प्रस्ताव। ये चाबी है, याद रखिएगा। ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? याद रहेगा सबको ना? अगला पॉइंट है, कानूनी तौर पर यह संविधान का भाग, वास्तव में देखा जाए तो संविधान का यह भाग नहीं है। ठीक है? हकीकत में
और देखिएगा क्वेश्चन कहेगा क्या क्या प्रस्तावना को कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है? नहीं, सिर्फ भाग नंबर 3 को, मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, प्रस्तावना को नहीं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर आप किसी भी प्रस्तावना के किसी भी अंग को अगर राज्य सरकार नहीं मान रही है तो आप इसे लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यह अधिकार आपको नहीं दिया गया है। याद रहेगा? इस तरीके से प्रस्तावना के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए गए। और आप लोगों को इतना पता ही होगा, जब संविधान बना था तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है? कितने भाग थे? 22। कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? इस समय कितनी है? 12। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।